नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHO हो, AF4, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित हम प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं और जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हॉर्टिकल्चर का रहेगा। आज हम हॉर्टिकल्चर के बाद कल से हम एग्रोनॉमी की क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल से जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सब एग्रोनॉमी के मिलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित है और इसमें देखेंगे कि 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और बार बार इन सब क्वेश्चनों को बनने की संभावना रहती है। चलिए तब शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है अमरूद का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। ठीक, काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। ग्राफ्टिंग है, कलम है, स्टूलिंग है या बडिंग है। इन चारों में से आप बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमरूद में व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां कई होती हैं, लेकिन उसमें से आपको मोस्ट और इंपॉर्टेंट विधि बताना है जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि स्टूलिंग। स्टूलिंग जो विधि होती है अमरूद की, इसको अमरूद की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि बोला जाता है। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे माउंट लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउंट लेयरिंग के नाम से जाना जाता है और स्टूलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टूलिंग के नाम से भी जाना जाता है और लेयरिंग के नाम से जाना जाता है। लेयरिंग के नाम से कह सकते हैं या ढेरी विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, ढेरी दाब विधि भी इसको बोला जाता है। तो इन सब नामों को आप याद रखेंगे, माउंट लेयरिंग, स्टूलिंग या लेयरिंग या ढेरी दाब विधि। ठीक है, तो अमरूद की ये व्यावसायिक विधि है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे, यानी कि स्टूलिंग। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है युग्मक सुषुप्तावस्था किसमें पाई जाती है। ठीक है, जिसमें कह सकते हैं फल सुषुप्तावस्था कह सकते हैं, तो किसके अंदर पाई जाती है। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं, आम में, केला में, आंवला में या बैर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि आंवला के अंदर क्या पाई जाती है, युग्मक सुषुप्तावस्था, यानी कि फल सुषुप्तावस्था कह सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आंवले में क्या होता है मित्र कि एक जैसे 2 प्रकार की इसमें टहनियां पाई जाती हैं। एक तो टहनी ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, एक शाखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं इस तरीके से, और एक शाखा जो होती है नीचे की तरफ आती है इसी में से। लेकिन जो ऊपर की शाखाएं जाती हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनिर्धारित शाखा। ठीक है, अनिर्धारित शाखा कहते हैं इसको। ठीक है, और जो शाखा नीचे की तरफ आ रही है, झुकाव जिस शाखा का नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, निर्धारित शाखा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, निर्धारित शाखा कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आंवले के अंदर 2 प्रकार की शाखाएं हो गई, एक जो ऊपर की तरफ जा रही है अनिर्धारित शाखा, जो नीचे की तरफ इसी शाखा में से नीचे की तरफ आ रही है, इसको क्या कहते हैं, निर्धारित शाखा कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि फल जो है निर्धारित शाखा में लगता है या अनिर्धारित शाखा में लगता है। तो हमेशा दोस्तों ये आप याद रखेंगे, जो फल लगते हैं आंवले के अंदर वो निर्धारित शाखा में ही फल लगते हैं। ठीक है, जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसमें फल नहीं लगेंगे, जो नीचे की तरफ शाखाएं आ रही इसके अंदर फल लगेंगे। इसमें देखिए 2 कंडीशन आती हैं। जैसे मान लीजिए ये शाखा है, इसमें फ्लावर्स लग रहे हैं इस प्रकार के, ये फ्लावर्स लग जाते हैं, और ये जो ऊपर की तरफ फ्लावर्स लगते हैं इसमें क्या होता है, इसमें मादा फूल लगते हैं। ठीक है, जो नीचे की तरफ शाखाओं के नीचे की तरफ जो रहते हैं वो नर फ्लावर्स होते हैं। इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे कि शाखा की निचली तरफ नर पुष्प होते हैं, शाखा की ऊपरी तरफ फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और जो फल लगते हैं वो निर्धारित शाखा में लगते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से महीने में इसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं। तो मार्च के महीने में इसमें फ्लावरिंग आती है आंवले में, और 2-3 महीने के लिए क्या होता है, उसमें फल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सुषुप्तावस्था मतलब युग्मक सुषुप्तावस्था क्या होता है कि जैसे इसमें फूल वगैरह आ गए तो उसमें परागण की क्रिया हो गई, उसके बाद वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। ठीक है, वो जो फ्लावर्स होते हैं डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, उसमें फूल नहीं दिखाई देंगे। डॉर्मेंसी यानी कि सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। 2 महीने बाद उसमें फल का निर्माण होने लगता है, तो प्रत्येक टहनी में आप फल देख सकते हैं। उसी को कहते हैं युग्मक सुषुप्तावस्था। तो आप लोग इसको बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आंवला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर
3 यहाँ पे देखेंगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गलती करेंगे लेकिन एग्जाम में आप एकदम गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर बार बार गलती करिए, अगर नहीं आ रहा तभी भी गलती करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में एकदम गलती मत करिए। 2 बार 3 बार इस वीडियो को पढ़ के जरूर जाइए, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पूछ रहा है बोडो मिक्सर का संबंध किससे है। तो बोडो मिक्सर का संबंध क्या है, बोडो मिक्सर होता क्या मेरे दोस्त, पहले इसको जानते हैं। बोडो मिक्सचर जो होता है एक प्रकार का कवकनाशी होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कवकनाशी होता है। तो इसका संबंध किससे है, तो देख लेते हैं, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, दूसरा ऑप्शन है कार्पोमिया वेसुमियाना, तीसरा ऑप्शन है वीराकोला आइसोक्रेटस, चौथा ऑप्शन है फाइलोक्रेटिस स्पीसीज। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोपोरा विटिकोला, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला ये किसका कवकनाशी है, तो ये कवक हो जाएगा, किसका कवक है ये आप लोग बताइए जल्दी से। ये कवक हो जाएगा यानी कि अंगूर का। ठीक है, अंगूर का कवक को क्या कहते हैं, प्लाज्मोपोरा विटिकोला। विटिकल्चर किससे, अंगूर से, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, यानी कि अंगूर का ये एक कवक है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और इसको क्या कहते हैं, मृदु आशीतता रोग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, मृदु रोमिल आशीतता रोग कहा जाता है। ठीक है, ये कवक के कारण होता है। और सबसे पहले इसका खोज कहां पर किया गया, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले इसका खोज कहां पर किया गया, फ्रांस के अंदर किया गया। ये आप याद रखेंगे, कहां पर किया गया, फ्रांस के अंदर किया गया। और किस वैज्ञानिक ने किया ये भी आपको याद होना चाहिए। तो उस वैज्ञानिक का नाम को रख लीजिए, मिलाडेंट। ठीक है, क्या, मिलाडेंट के द्वारा इसकी खोज की गई फ्रांस के अंदर। और ये एक प्रकार का कवकनाशी है। और प्लाज्मोपोरा विटिकोला एक अंगूर का कवक है जिसको मृदु आशीतता रोग कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे। इसी प्रकार के मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लाते रहेंगे, आप लोग बस हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करिए हमारे चैनल को। ठीक है, इस वीडियो को लाइक मिलेगा तो अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लेके आएंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि हर एग्जाम में कहीं भी एग्रीकल्चर का आप लोग पेपर दे रहे हैं आप लोगों का वहां पर सिलेक्शन जरूर हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, काफी बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फिर एक बार पूछ रहा है एंड्रोमोनासियस का उदाहरण क्या है। ठीक है, एंड्रोमोनासियस कहते किसे हैं पहले ये आप देखेंगे। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं, आम है, केला है या अमरूद है या 1 और 3 दोनों है। इन चारों में से ऑप्शनों में से बताइए कौन सा एक एंड्रोमोनासियस का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैंगो। मैंगो क्या है, एंड्रोमोनासियस का एक उदाहरण होता क्या है एंड्रोमोनासियस, ये एक प्रकार का फूल लगते हैं इस प्रकार के। आम के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, ये आप लोग बताइए कमेंट में। आम के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। इतना तो आपको याद होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, तो ऊपर जो फल लगते हैं, एक फ्लावर्स के अंदर चाहे नर फ्लावर्स लगेंगे और चाहे तो हो सकता है द्विलिंगी। ठीक है, द्विलिंगी भी हो सकता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। द्विलिंगी हो सकते हैं, चाहे नर फूल लग सकते हैं, एक पेनिकल के अंदर, एक शाखा के अंदर इस प्रकार के फ्लावर देखे जाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, अगर इस प्रकार के द्विलिंगी और नर फ्लावर्स लगे हुए हैं तो उसको एंड्रोमोनासियस कहा जाता है। ठीक है, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, मैंगो का उदाहरण हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा एक सवाल पूछते हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जल्दी से बताइए। आम का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान एंडोबर्मा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसको बताइए आम में एकांतरण फलन की समस्या से बचने हेतु किस रसायन का प्रयोग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो बार बार हर एग्जामों में एग्रीकल्चर के उठता ही उठता है। आम से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हर एग्जामों में देखे जाते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे आम में एकांतरण फलन की समस्या से बचने हेतु किस रसायन का प्रयोग करेंगे। एंडो कार्ब या पेक्लोब्यूट्राजोल या स्पाइनोसेड या एमडाक्लोरोपिड, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकांतरण फलन होता क्या है, आप लोग देखते हैं कि एकांतरण फलन की कभी कभी एक डाली में फल लगे हैं, दूसरे वर्ष उसमें नहीं लगेंगे। कभी कभी एक पौधे में फल लगे हैं, दूसरे वर्ष उसमें नहीं लगेंगे। इस प्रकार की समस्या को क्या कहते हैं, एकांतरण फलन कहा जाता है। ठीक है, यह समस्या अधिकतर किस क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो ये उत्तरी भारत की जो किस्में होती हैं, ठीक है, उत्तरी भारत की किस्में जो होती हैं उसके अंदर ये समस्या अधिकतर देखने को मिलती हैं। ठीक है, दक्षिणी भारत में नहीं देखने को मिलती, लेकिन उत्तरी भारत में ये अधिकतर देखने को मिलती हैं। जिस वर्ष फल लगे हैं उसको कहते हैं ऑन ईयर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑन ईयर कहते हैं। जिस वर्ष फल नहीं लगे हैं वो कहलाता है ऑफ ईयर। ठीक है, ये भी आपको
क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल में पूछ लेता है कि अगर फल लगे हैं तो उस ऑन ईयर कहते हैं, ऑफ ईयर कहते हैं, तो इसको ऑन ईयर कहते हैं। जिस पर डाली में फल नहीं लगे हैं या जिस पूरे पौधे में फल नहीं लगे तो उसको ऑफ ईयर प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें एकांतर फलन की समस्या से बचाने हेतु किस रसायन का प्रयोग करेंगे, तो इसका हो जाएगा पेक्लोब्यूट्राजोल, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेक्लोब्यूट्राजोल का छिड़काव करने से क्या होगा कि हमारी जो एकांतर फलन की समस्या है ये दूर हो जाएगी। तो कितनी मात्रा प्रयोग करना है ये भी क्वेश्चन उठता है। तो इसकी 5 से लेकर 10 ग्राम, ठीक है, 5 से लेकर 10 ग्राम प्रति पौधा, 5 से लेकर 10 ग्राम प्रति पौधा हम इसका जड़ के क्षेत्र में देते हैं। जो जड़ होती है वहां पर 5 से 10 ग्राम घोल बनाकर उसको डाल दिया जाता है इस समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है। तो अगर पेक्लोब्यूट्राजोल आपको मार्केट में इस नाम से नहीं मिलेगी, इसका मार्केट नाम अलग होता है, तो उस मार्केट नेम को क्या कहते हैं, उसका नाम हो जाएगा कल्टार के नाम से मिलेगी, ठीक है। किस नाम से मिलेगी, कल्टार के नाम से मार्केट में मिलेगी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है पेक्लोब्यूट्राजोल का मार्केट नाम क्या है, तो कल्टार नाम से ये आप मार्केट में मिल सकती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी स्थित है। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी किस देश के पास स्थित है। तो आपको बताना है अमेरिका है, टोक्यो है, मनीला है या नई दिल्ली है। टोक्यो कहां पर है, ये जापान में है, ये भी आपको याद होना चाहिए, जापान के अंदर टोक्यो है। तो इसका अंतरराष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी कहां है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि नई दिल्ली में, ठीक है। सबसे ज्यादा आम कहां पर पैदा होते हैं, तो इंडिया के अंदर पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली के अंदर ये स्थित है। और यहां पे आप लोग क्वेश्चन सही लगाए होंगे, नई दिल्ली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में संभावना है, ठीक है। तो कैलिक्स एंड रॉट दैहिक विकार है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बताना है। कैलिक्स एंड रॉट किसका है, संतरे का है, टमाटर का है, अंगूर का है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे। आप लोग सोचिए समझ के, यहाँ पर गलतियां कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में एकदम गलती नहीं करना। यहाँ पर एक बार नहीं 10 बार हर वीडियो में आप गलती करके क्वेश्चनों को जवाब दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप गलती करिए लेकिन एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन अगर गलत करेंगे तो काफी पीछे चले जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अधिकतर लोग हमारे हिसाब से सोच रहे होंगे अंगूर, ठीक है। जो लोग अंगूर के बारे में सोच रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक है। ये कैलिक्स एंड रॉट जो डिजीज होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये किसके अंदर लगता है, अंगूर के अंदर लगता है। कभी कभी पूछ लेता है कैलिक्स एंड रॉट ये किसकी कमी या अधिकता के कारण होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कैल्शियम की कमी के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण, कैल्शियम की कमी के कारण मेरे दोस्त होता है। इसको आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अमरूद की लाल गूदे वाली ललित किस्म कहां से विकसित की गई है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो अमरूद की लाल गूदे वाली जो किस्म होती है ये कहां से विकसित की गई है, कहां से निकाली गई है, ये आपको बताना है। CISH यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ द्वारा या बीकानेर द्वारा या श्रीनगर द्वारा या नागालैंड द्वारा, यहाँ पे CISTI रहेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो अमरूद की लाल गूदे वाली जो किस्म है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम गलत नहीं करेंगे। क्यों नहीं गलत करेंगे, क्योंकि काफी बार अगर अमरूद की कल्टीवेशन पढ़े होंगे तो ये अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म काफी फेमस होती है, ठीक है। तो उसका नाम है ललित, ठीक है। लाल गूदे वाली किस्म, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म ललित, ठीक है। कहां से निकाली गई ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CISH लखनऊ द्वारा निकाली गई, हमारे उत्तर प्रदेश से निकाली गई है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहां पर है, ये लखनऊ के अंदर है, यहां से ये किस्म निकाली गई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने साथ अपने जितने भी यार हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, मित्र हैं, सबके पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके पास आप लोग शेयर इस वीडियो को जरूर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पपेन के परिरक्षण किस काम में लेते हैं। आपको बताना है पपेन का परिरक्षण, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम सही कर देते हैं। परिरक्षण, ठीक है, परिरक्षण किस काम में लेते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, केमेनोफोर या NaOH, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पपेन क्या है, रंगीन है या रंगहीन होता है। तो ये आपको अगर इतना आप जान गए कि ये रंगीन होता है या रंगहीन होता है तो आप इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए। कैसे करेक्ट करेंगे आप देखिए, यहाँ पे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो होता है फर्स्ट ऑप्शन वाला, ये हम करते हैं रंगीन फलों में, ठीक है, रंगहीन फलों में। और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं रंगीन फलों में, ठीक है। रंगीन लाल कैसा होता है, टमाटर कैसे होते हैं, टमाटर लाल होते हैं। तो
ये रेड कलर जो होता है इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करेंगे। रंगहीन पपीता कैसा है, रंगहीन होता है, ठीक है। पपेन कैसा होता है, रंगहीन होता है। तो इसका प्रयोग हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का करते हैं पपेन के परिरक्षण में। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे टमाटर का पूछता परिरक्षण के लिए तो सोडियम बेंजोएट हो जाता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी प्रकार का वीडियो हम रोजाना लेके आते रहते हैं, आप लोगों से मुलाकात होती रहती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसी पपेन के अंदर एक दो क्वेश्चनों को और हम करवा देते हैं, ये आप लोगों को याद हो जाएगा। पूछा जाता है कि पपेन में चीरा कितने सेंटीमीटर तक लगाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए कि 3 mm, ठीक है, 3 mm सेंटीमीटर, 3 mm इसको चीरा लगाते हैं पपेन के अंदर, पपीते के अंदर, ठीक है, जिससे हमें पपेन प्राप्त होता है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, पपेन के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है कि नहीं, आप लोग कमेंट में बताइए, पपेन के अंदर प्रोटीन पाई जाती है कि नहीं। तो प्रोटीन इसके अंदर एकदम पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है, 72.2% पाई जाती है। काफी हाईएस्ट मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक और बनता है कि पपेन को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखाना चाहिए। जो हमारे चीरा लगाते हैं उसमें लेटेक्स निकलता, दूधनुमा पदार्थ निकलता है जिसको पपेन कहते हैं, उसको सुखाया बच जाता है, ठीक है। सुखाकर जो तैयार किया जाता प्रोडक्ट उसको पपेन कहते हैं। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सुखाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको सुखाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। तो एक चीज और इसमें क्वेश्चन बनता है कि पपेन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी जाती है। तो पपेन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी किस्म जो मानी जाती है को5 मानी जाती है, ठीक है। ये इसमें इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में पपेन निकलता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, एप्पल कलर किसकी किस्म है। एप्पल से आप लोग अगर ऑप्शन में दिख जाता है कि एप्पल कलर किसकी किस्म है, तो अधिकतर बच्चे लगा देते हैं सेब की है, ठीक है। क्या लगा देते हैं, सेब की किस्म लगा देते हैं। लेकिन यहां पर ऑप्शन में अगर दिया हुआ तो सेब पे लगा देंगे, अगर नहीं दिया है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या, केला है, अनार है, अमरूद है या पपीता है। इन चारों में से बताइए एप्पल कलर किसकी किस्म है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि अमरूद की किस्म हो जाएगी एप्पल कलर, ठीक है। ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, 3 के साथ जाएंगे। एप्पल कलर किसकी किस्म हो जाएगी, अमरूद की हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा दोस्त कह रहा है कि बेमेल छांटिए, ठीक है। इसमें रोग लिखा हुआ है, तो इसमें से बताना है कौन सा रोग बेमेल है। यानी कि सिगाटोका क्या जीवाणु द्वारा होता है, बंची टॉप क्या वायरस द्वारा होता है, क्या लीफ कर्ल वायरस द्वारा होता है, या मोजेक डिजीज जो होता है ये वायरस द्वारा होता है। तो इसमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि बेमेल कौन सा है। तो इसका ये देख लेते हैं, मोजेक वायरस ये तो वायरस द्वारा होता है, कन्फर्म है। लीफ कर्ल ये भी किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। मोजेक, उसके बाद बात कर लेते हैं बंची टॉप भी वायरस के द्वारा होता है। सिगाटोका डिजीज ये किसमें लगता है, ये केले के अंदर लगता है। किसमें लगता है, केले में लगता है। लेकिन ये जीवाणु द्वारा नहीं होता है, ये किसके द्वारा लगता है, कवक के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है, कवक के द्वारा लगता है। माइकोस्पेरिला म्यूसिकोला इस कवक के कारण लगता है। बंची टॉप एक वायरस डिजीज रोग है, ठीक है। ये भी किसमें लगता है, ये भी केला के अंदर लगता है बंची टॉप, ठीक है। लेकिन होता है वायरस द्वारा। फैलाने का काम कौन करती है, प्रसार का काम कौन सा कीट करता है, इसको भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका बंची टॉप को प्रसार का काम कौन सा कीट करता है, एफिड करता है, ठीक है। कौन सा करता है, एफिड करता है, ये आपको याद होना चाहिए। लीफ कर्ल रोग वायरस डिजीज है, ठीक है। ये फैलाने का काम कौन करता है, सफेद मक्खी, ठीक है। सफेद मक्खी ये प्रसार का काम करती है, वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में संचार का काम करती है सफेद मक्खी जो होती है, लीफ कर्ल रोग का, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिगाटोका, ये जीवाणु द्वारा नहीं होता, ये कवक के द्वारा होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है केले का पनामा विल्ट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रोग है, केले का भयंकर रोग है, मुख्य रोग माना जाता है। तो इस रोग, यह जो रोग होता है किन मृदाओं में अधिक होता है, ठीक है। पिछले वीडियो में एक हम बता चुके हैं कि पनामा विल्ट जो लगता है कौन सी मृदाओं में अधिकतर लगता है। तो अगर आप लोगों को याद होगा, अगर पढ़े होंगे तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आप लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तभी भी दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ताकि इसका लाभ अधिकतर बच्चे एग्रीकल्चर वाले उठा सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या, इसमें ऑप्शन क्या है, अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा या उदासीन मृदा। तो पनामा विल्ट जो लगता है वो कौन सी मृदाओं में लगता है, अधिकतर जो अम्लीय मृदाएं होंगी उन्हीं में पनामा विल्ट रोग देखा जाता है, ठीक है। जो अम्लीय मृदाएं होंगी उसमें अधिकतर पनामा विल्ट लगता है। अच्छा आप लोग ये बताइए, पनामा विल्ट जो होता है कवक के द्वारा लगता है या वायरस के द्वारा लगता है।
तो अधिकतर यहाँ गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पनामा विल्ट जो लगता है ये कवक के द्वारा लगता है, ठीक है, कवक के द्वारा लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और पनामा विल्ट प्रतिरोधी जाति बताइए, पनामा विल्ट की प्रतिरोधी जाति तो हो जाएगी पूवन। पूवन एक ऐसी जाति है जो जिसके अंदर पनामा विल्ट प्रतिरोधी है, यानी कि इसके अंदर रोग नहीं लगेगा पनामा विल्ट, ठीक है। तो किस कवक के कारण लगता है, कवक को भी आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ठीक है, क्या, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूबेंस, ठीक है, स्पीसीज क्या रहेगा, क्यूबेंस रहेगा, क्यूबेंस, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूबेंस, इस कवक के द्वारा पनामा विल्ट लगता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अगर आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हर एग्रीकल्चर का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे एओ, डबल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आईबीपीएस, जो भी इस प्रकार के एग्जाम होते हैं, अगर उसमें आप बैठ रहे हैं हमारी वीडियो को देखें तो एग्जाम को आप धुआं करके आएंगे। 2 मिनट में आप लोग सॉल्व कर देंगे कि मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग जुड़े हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सी पपीता की एक लिंगाश्रयी किस्म है, ठीक है, आपको बताना है एक लिंगाश्रयी किस्म कौन सी है पपीता की, जिसको हम डायोसियस कहा जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, पूसा नन्हा, पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी और पंजाब स्वीट। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पूसा नन्हा। पूसा नन्हा कैसी किस्म है, एक प्रकार की एक लिंगाश्रयी किस्म है, यानी कि इसको डायोसियस कहा जाता है। बाकी ये 3 किस्में आप देख रहे हैं, पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा पंजाब स्वीट, ये तीनों किस्में कैसी हैं, ये हो जाएंगी यानी कि गायनोडायोसियस, गायनोडायोसियस, गायनोडायोसियस किस्म हो जाएंगी। कौन सी, पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी और पंजाब स्वीट। एक आपको ट्रिक बताए थे कि याद करने के लिए डीजे नाइट, डीजे नाइट, डी से हो जाएगा क्या, पूसा ड्वार्फ, जे से हो जाएगा पूसा ज्वाइंट, एन से हो जाएगा पूसा नन्हा, ठीक है, पूसा नन्हा। ये 3 किस्में ऐसी हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये हो जाएंगी यानी कि डायोसियस। ये जो किस्में बता रहे हैं, पूसा ड्वार्फ, पूसा ज्वाइंट, पूसा नन्हा, ये सब किस्में कैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी डायोसियस यानी कि एक लिंगाश्रयी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अगर वीडियो अभी तक शेयर नहीं किए हैं दोस्तों के पास तो जरूर शेयर करिए। अधिकतर एग्रीकल्चर वाले वीडियो बच्चे जितने भी हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, सबके पास ये वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है। ये काफी इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितना आसान क्वेश्चन रहता है उतने ही बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं। देखते हैं, जियाजेंथिन या जेंथोफिल, कैरिकाजेंथिन या कैरोटीन। अधिकतर बच्चे पीला कलर देख के कैरोटीन लगा देते हैं, लेकिन ये आंसर एकदम गलत है। जो लोग कैरोटीन के बारे में सोच रहे हैं वो एकदम गलत है, क्योंकि पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ट्री बेंडिंग का संबंध किस नियंत्रण से है, ठीक है। तो यहाँ पे नियंत्रण नहीं रहेगा, कीट से रहेगा, ठीक है, किस कीट से है ये आपको याद होना चाहिए। ट्री बेंडिंग, ठीक है, ट्री बेंडिंग कह सकते हैं, का संबंध किस कीट से है। तो आम का फुदका, मिलीबग, फल मक्खी या स्टोन बिविल। तो चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फल मक्खी, ठीक है। ट्री बेंडिंग का संबंध किससे है, किस कीट से है, फल मक्खी से है। फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट के अंदर बताइए, फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ड्रोसिका, ठीक है, ड्रोसिका मेंजीफेरी, ठीक है, मेंजीफेरी, ड्रोसिका मेंजीफेरी, ये हो जाएगा किसका वैज्ञानिक नाम, ये फल मक्खी का, ठीक है। ये मैंगो के अंदर सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली जो कीट है वो फल मक्खी होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ड्रोसिका मेंजीफेरी, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। एक और क्वेश्चन देखेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है बेंगलोर ब्लू किसकी किस्म है, काफी इंपॉर्टेंट किस्म है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर रहा था, अंगूर है, आम है, बिलपत्र है या पपीता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गलती करिए, बार बार गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलती एकदम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारे वीडियो पे बने हुए हैं, चैनल पर बने हुए हैं, तो इस प्रकार के कोई आप एकदम 1% की भी गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हम क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं और उसके बारे में विस्तृत बताते हैं, ठीक है। बेंगलोर ब्लू किसकी किस्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगी अंगूर की, ठीक है, किसकी हो जाएगी, अंगूर की किस्म हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, पपेन क्या है, काफी सरल और इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो जान लीजिए एकदम गधे हैं, ठीक है। पपेन क्या है, पीछे बता चुके हैं पपेन क्या है। पपीता के कच्चे फलों से प्राप्त लेटेक्स होता है,
फलों के उगाने की कला है, नर्सरी से पौधे उगाने की ट्रे है, या अंगूर की सधाई की विधि है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा पपेन क्या है, तो पपेन आप लोगों को बताएंगे कि पपीता के कच्चे फलों से जो लेटेक्स प्राप्त होता है, जो दूध प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, पपेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पपेन के अंदर प्रोटीन होती है कि नहीं, पपेन के अंदर प्रोटीन होती है 72.2%। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 काफी बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, सिट्रस कैंकर का रोगजनक है। आपको बताना सिट्रस कैंकर का रोगजनक क्या होता है। सबसे पहले सिट्रस कैंकर क्या है, जीवाणु है या वायरस के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, ये जीवाणु द्वारा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं रोगजनक का नाम बताना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी फ्यूनिकी, या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफपीवी सिट्राई, या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफपीवी सीडी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से दो ऑप्शन को पहले हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्यों हटा दे रहे हैं, क्यों फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एफपीवी सिट्राई जो होता है और सीडी जो होता है, ये किसके कारण होता है, ये होता है किसके कारण, कवक के कारण होता है। ठीक है, फ्यूजेरियम लगा है तो कवक, जाहिर सी बात है ये कवक हो जाएंगे। अब इन दोनों में से बताइए किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, जीवाणु द्वारा होता है सिट्रस कैंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई के द्वारा होता है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे एक और दिया है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस फ्यूनिकी, ये किसके कारण होता है, ये होता है, ये भी जीवाणु ही रोग है, लेकिन ये किसके अंदर होता है, अनार के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, अनार के अंदर होता है। ये अनार का जीवाणु अगमरी रोग पैदा करता है। कौन सा, ये जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस वैरायटी फ्यूनिकी कौन सा रोग पैदा करता है, अनार के अंदर जीवाणु अगमरी रोग पैदा करता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आम की ऐसी कौन सी किस्म का नाम बताना है जो सेब के आकार के फल देते हैं। ठीक है, सेब के आकार के फल लगते हैं, आम की ऐसी किस्म का नाम बताना है। आम्रपाली है, बहादुरान है, इलायची है, या रुमानी है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आम बहुत खाए होंगे, लेकिन सेब के आकार के या सेब जैसे दिखने वाले आम खाए हैं, अगर खाए हैं तो उस वैरायटी का नाम बताइए। उस वैरायटी का नाम होता है रुमानी। क्या नाम हो जाएगा, रुमानी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पे देखेंगे, पूछ रहा है डॉगरीज और सोलोनेस किसका मूल वृंत है। काफी फेमस मूल वृंत है भाई, बताइए जल्दी से इसका आंसर देंगे। डॉगरीज और सोलोनेस किसका मूल वृंत है, अनार का है, अंगूर का है, केला का है, या आम का है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोलोनेस अंगूर का मूल वृंत और डोगोरेस किसका हो जाएगा, अंगूर का। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो अंगूर है, ये डॉगरीज और सोलोनेस, ये अंगूर का मूल वृंत होता है। ठीक है, अंगूर का हो जाएगा करेक्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर का 20 का दो ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहां क्वेश्चन देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सॉफ्ट नोज, ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जेली सीड, ये भी एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपको बताना है कि किसका दैहिक विकार है, अनार का है, पपीता का है, केला का है, या आम का है। ये क्वेश्चन AAO एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TGT, PGT, AFO, ठीक है, इन सभी एग्जामों में आ चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ। IBPS में तो बहुत बार रिपीट हुआ है, सॉफ्ट नोज और जेली सीड। तो किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या दैहिक विकार है, तो ये आप इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे मैंगो का है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन करने के बाद आप लोग इस वीडियो को अधिकतर शेयर करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, आज का वीडियो का लास्ट सवाल, पूसा सृजन किसका मूल वृंत है। ठीक है, ये मूल वृंत पूछा है, पूसा सृजन, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी मोस्ट है। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, काफी बार टपक पड़ते हैं। देखते हैं अनार का है, सिट्रस का है, अंगूर का है, या अमरूद का है। इन चारों में से बताइए किसका ये मूल वृंत है, पूसा सृजन। तो ये एक प्रकार का जो पूसा सृजन होता है बौना मूल वृंत है। किस टाइप का है, बौना मूल वृंत है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये किसका मूल वृंत हो जाएगा, ये अमरूद का मूल वृंत हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, तभी भी लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना लाते रहते हैं और बनाते रहते हैं। तो आप लोग अगर एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और प्रत्येक वीडियो को देखिए, और सिलेक्शन आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चनों से मिलेगा। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर का तो यही क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।